दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर हिंदी में पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला से देखो बहुत क्वेश्चन बनते हैं और कई प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, और जितने भी प्रकार से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। एक भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, चाहे आप किसी प्रकार का भी हो, चाहे अघोष हो चाहे सघोष हो, है ना, अल्प प्राण हो या महाप्राण हो, किसी भी प्रकार का जो क्वेश्चन होगा इसी वीडियो से आपको देखने को मिल जाएगा। वो भी आपको यहाँ पर डिजाइन कर दिया है, आपको यहाँ पर डायग्राम से पूरी तरीके से यहाँ पर समझ में आ जाएगा। अगर पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी करिए। साथ में आपको बता दें कि रात 8:30 बजे हमारे इसी चैनल अर्थात देव जी के ट्रिक चैनल में ही रात 8:30 बजे हिंदी का फुल टेस्ट भी होता है। तो आप यहाँ पर सभी चैप्टर का फुल टेस्ट भी लगा सकते हैं, और डेली होते हैं रात 8:30 बजे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर वर्णमाला। तो देखिए वर्णमाला की अगर बात करते हैं तो वर्णमाला देख सकते हैं, वर्णमाला के अंतर्गत कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 52 होती है। कितनी? 52 होती है। अब यहाँ पर वर्णमाला में आपका स्वर भी होता है, व्यंजन भी होते हैं। तो अगर आपसे पूछे स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो स्वरों की संख्या होती है 11 होती है, जो कि आपके सामने ये दिए गए हैं, इनको आप जानते हैं, है ना। ये कोई नई बात नहीं है कि इतनी हम डिटेल से आपको बताएं। ठीक है, अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर दिया है व्यंजन। देखो यहाँ पर व्यंजन का वर्गीकरण किया गया है, यहाँ पर उच्चारण स्थल या स्थान के आधार पर यहाँ पर दिखाया गया है। इसको और डिटेल से हम आपको बताएंगे, कंठ क्या होता है, तालव्य क्या होता है, मूर्धन्य क्या होता है, दंत क्या होता है। बस यहाँ पर आप ये देख लीजिएगा कि जो का वर्ग होता है इसे हम लोग कंठ कहते हैं, और का वर्ग में तो आप लोग जानते हैं कि क्या क्या होता है, का, खा, गा, घा, अंगा, ये तो होते हैं। चा वर्ग आप लोग जानते हैं कि चा से लेके यहाँ तक इन्हें हम लोग तालव्य कहते हैं। अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं टा वर्ग जो आपका इसे मूर्धन्य कहते हैं, ता वर्ग है आपका यहाँ पर दंत कहते हैं, और पा वर्ग को हम लोग ओष्ठ कहते हैं। ठीक है ना। अब देखो एक आपको बता देते हैं कि जब क्या होता है कि का वर्ग बोलते हैं तो उसमें कंठ जो होता है वो ज़्यादा वाइब्रेट करने लगता है। ठीक है, यहाँ पर चा वर्ग होता है, जब चा वर्ग बोलते हो जैसे चा, तो देखिए आपकी जो जीभ है वो आपके तालु की स्पर्श कर रही है। देखिए चा, छा, जा, तो चा है आपके तालु की स्पर्श करेगी, इसीलिए इसे तालव्य कहते हैं। जब टा बोलते हो तो टा में क्या होती है, आपकी जीभ क्या होती है, पीछे को फोल्ड हो जाती है, और अंदर की वायु अंदर रह जाती है और बाहर की वायु बाहर हो जाती है। अगर यही सिचुएशन थोड़ी देर बनी रहे तो आपको क्या हो जाएगा, मूर्छा आ जाएगी, इसलिए इसे मूर्धन्य कहते हैं। दंत की बात करते हैं तो आप ता बोलिए, ता, था, तो देखते हैं कि आपकी जो जीभ है और दांत है इसके क्या हो रहा है, स्पर्श हो रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए ता, था, दा बोला है ना, तो पूरे जो दांत हैं वो आपकी जीभ को स्पर्श कर रहे हैं, तो ये ता वर्ग हो गया। पा वर्ग में क्या होते हैं, दोनों ओठ होते हैं। देखो ओठ दिया है ना, तो यहाँ पर देख सकते हैं ओठ आपस में स्पर्श करते हैं तो आपके ओष्ठ हो गया। ठीक है, तो ये आप समझ गए। और देखो का वर्ग से लेकर यहाँ पर आपके पा वर्ग तक को मिलाएंगे तो एक प्रकार का वर्ग बनेगा, इसलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या क्या होती है, 25 होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा आपकी वर्णमाला में अंतःस्थ व्यंजन भी होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, य, र, ला, वा। ठीक है, उस व्यंजन की बात करते हैं तो इसकी संख्या होती है कितनी, आपकी 4 होती है। संयुक्त व्यंजन आपके दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, जिनकी संख्या आपकी 4 होती है, छ, त्र, ज्ञ और परिश्रम वाला स्रा। इसके बाद यहाँ पर द्विगुण, इसको आपने ध्यान दीजिएगा, द्वित्व नहीं ध्यान देना है क्योंकि द्वित्व मतलब दिल्ली वाला होता है। यहाँ पर देखिए द्विगुण व्यंजन, यहाँ पर याद रखिए डा और ढा। देख सकते हैं कि आपने कभी कभी इस प्रकार से डा पढ़ा होगा, और कभी कभी इसमें नीचे क्या होती है, बिंदी भी होती है ना। तो याद रखिएगा यहाँ पर जब इसमें इस प्रकार से हो तो आपको डा और ढा, जिसमें मतलब कह सकते हैं कि जब इसमें बिंदी लग जाती है ना, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विगुण बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। अब यहाँ पर दो आपके होते हैं, कौन से, तो आपके अनुस्वर हो गया, एक विसर्ग हो गया, इनको बोलते हैं अयोग्य वा कहते हैं, है ना। अब इन सबको मिला लेंगे तो आपके वर्णों की जो संख्या है वर्णमाला में, कुल संख्या आपकी हो जाएगी 52 हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 52 जो आपकी संख्या है वो इस प्रकार से है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी में इसी प्रकार से डिजाइन कीजिए। अब यहाँ पर कुछ विशेष पॉइंट हैं जिनको आपको नोट करना है, एग्जामों में यही क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो चा वर्ग था, है ना, चा वर्ग में जो आपकी जीभ थी वो तालु की स्पर्श कर रही थी, इसे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं चा, छा, जा, झा। इन 4 वर्णों को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। याद रखिए काफ़ी लोग यहाँ पर गलत करके आ जाते हैं और वो लोग उस व्यंजन को लगा जाते हैं सा, सा, सा वाला, बल्कि याद रखिएगा कि चा, छा, जा, झा इन 4 वर्णों को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं डा और ढा को द्विगुण व्यंजन, उच्छी व्यंजन, उस्सिप व्यंजन, संकर वर्ण या तड़न जात वर्ण भी कहा जाता है। आप कितनी भी किताब उठाइएगा इस प्रकार से इतने नाम से कहीं पर नहीं बताया गया होगा।
लेकिन इस वीडियो को आप देखेंगे तो आप चाहे इतने हाई लेवल तक जाएंगे, हर एक पॉइंट आपको कवर किया गया है। तो डा और ढा को द्विगुण बोलते हैं, उत्सिप भी बोलते हैं, उत्सिप बोलते हैं, संकर वर्ण बोलते हैं, या तड़न जात वर्ण भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें दो भाषाओं अर्थात हिंदी और फारसी के गुण पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें द्विगुण कहते हैं। अगला है यहाँ पर देखिए जो आपका जो कह सकते हैं का वर्ग में जो अंतिम है, अर्थात जो लास्ट के जो 5 हमने बताया था, है ना, इनको हम पंचमा अक्षर कहते हैं, है ना, नासिक वर्ण कहते हैं या पंचमा वर्ण कहते हैं। अर्थात का वाले में जो आपका अंगा होता है ना, फिर इया होता है, अड़ा होता है, पांचों होते हैं ना, तो इनको पंचमा अक्षर वर्ण बोलते हैं, नासिक बोलते हैं, क्योंकि इनको बोलने में क्या होता है, नाक से वायु निकलती है। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है या और वा। या और वा का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, इसलिए इन्हें अर्धस्वर कहते हैं। अर्थात याद रखिएगा कि या और वा क्या होते हैं, अर्धस्वर होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट दिया गया है यहाँ पर रा। देखिए रा को हम लोग बोलते हैं प्रकंपित या लुंठित या कंपन जात व्यंजन भी कहते हैं। देखिए लुंठित का अर्थ क्या होता है, जीभ का आगे से मुड़ना। जब रा बोलते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी जीभ होती है, वाइब्रेट होती है और आगे से क्या होती है, मुड़ जाती है, इसलिए इसे लुंठित कहा जाता है। किसे, रा को कहते हैं। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है ला को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। पार्श्विक अर्थ होता है जीभ के अगल बगल का भाग, जो साइड में देखते हैं ला, है ना, तो साइड में ये जीभ तो होती है, पीछे फोल्ड भी होती है, साइड में हल्का से भी उड़ भी जाती है, तो ये आपका ला को बोलते हैं पार्श्विक व्यंजन। अगला पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछा जाता है हिंदी वर्णमाला में अमानक वर्ण कौन से हैं, तो देखिए 2 अमानक वर्ण होते हैं। कौन से, एक झा होता है और एक भा होता है। देखो अब तो आपको इस प्रकार से देखने को मिलता है, लेकिन पहले की किताब उठाकर देखेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से झा और इस प्रकार से भा देखने को मिलता है। तो इसलिए हिंदी वर्णमाला में 2 अमानक वर्ण होते हैं, जो कि आपके झा और भा इस प्रकार से लिखे मिलते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट आपसे दिया है कि हा को ऊष्म संघर्षी, अर्थात जो हा होता है इसे ऊष्म संघर्षी, स्वर यंत्रमुखी, काकल्य वर्ण, कंठ ऊष्म संघर्षी, सघोष वर्ण आदि नामों से जानते हैं, क्योंकि इसको हर जगह रखा गया है जहाँ जहाँ पर ये नाम दिए हैं। तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि काकल्य वर्ण कौन सा है, तो हिंदी वर्णमाला में एकमात्र वर्ण है जो कि आपका काकल्य है। हकार जैसी ध्वनि होती है वो आपका होता है क्या, हा होता है। तो इस प्रकार से आपका हो गया, हा हो गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमने पढ़ा है इसको थोड़ा सा विस्तार पढ़ने वाले हैं, किसको कहाँ पर अलग करना है वो आपको देखना है। देखिए वर्ण के भेद, वर्ण के दो भेद होते हैं, एक स्वर होता है और एक होता है यहाँ पर व्यंजन होता है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, स्वरों की बात करते हैं, तो स्वर के यहाँ पर देखो भेद किए गए हैं। यहाँ पर देखो संख्या के आधार पर, तो देखो स्वर की अगर हम बात करते हैं संख्या के आधार पर, तो यहाँ पर देखो 11 होते हैं, है ना, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, है ना, ये जो आपके हैं इनकी संख्या कितनी है, तो आपकी 11 है। अगर भेद पूछे कि स्वर के भेद कितने होते हैं, तो 3 होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और आपका प्लुत होता है। अगर पूछे कि आपकी मात्राएं, अर्थात जो स्वर में मात्राएं होती हैं वो आपकी कितनी होती है, 10 होती हैं। तो कहोगे कि सर यहाँ पर संख्या 11 थी, यहाँ पर मात्राएं 10 है, तो कौन सी गायब हो गई, तो यहाँ पर देखो छोटा जो आपका है इसमें से कोई मात्रा है क्या, इसकी कोई मात्रा आपकी नहीं होती है, लेकिन हम लोग ऐसे लिख देते हैं, लेकिन हम लोग इसको गुप्त रूप से रखते हैं। अर्थात यहाँ पर मात्रा बोले तो मात्राएं आपको ये सामने दी गई हैं, मात्राएं आपकी 10 होती हैं। क्लियर है ना, तो ये पॉइंट को आपको नोट कर लेना है। हाँ, एक पॉइंट याद रखिए, वर्णमाला में एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि वर्णमाला में मात्र 2 ऐसे वर्ण हैं जो आपकी स्त्रीलिंग है, बाकी सभी क्या है, पुल्लिंग है। अर्थात एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि वर्णमाला के 2 ऐसे आपको बताना है जो कह सकते हैं स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पर जब छोटी बड़ी हुआ है ना, एवं ऋषि, ये क्या स्त्रीलिंग है। अच्छा, ऋषि भी होता है, वो स्त्रीलिंग में आपके होते हैं। तो देखिए 3 आपके छोटी बड़ी और ऋषि, ये स्त्रीलिंग आपके वर्ण हैं। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको, मतलब ये 3 वर्ण आपको होता है। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर हम आते हैं किसमें, तो आपके यहाँ पर व्यंजन में। तो देखिए व्यंजन में मूल संख्या, अगर क्वेश्चन पूछे व्यंजन, तो मूल संख्या आपकी 33 होती है। ये 33 क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन, जो आपके का से लेके माँ तक होते हैं वर्गीय व्यंजन बोलते हैं, है ना, इनको स्पर्श व्यंजन बोलते हैं, जिनकी संख्या आपकी 25 होती है। अंतःस्थ व्यंजन जिनकी संख्या आपकी 4 होती है, या राला वा, ये आपके हो गए। और उस व्यंजन जो आपके सा 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 और हा होते हैं, इनकी संख्या 33 होती है। तो मूल संख्या कितनी हो गई, 33। अब यहाँ पर पूछे कुल संख्या, तो कुल संख्या कितनी होती है, 39। मतलब स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और आपका उस व्यंजन, ये तो होते हैं। लेकिन यहाँ पर संयुक्त व्यंजन जो आपके 4 होते हैं, छत, त्रिज्ञा और परिश्रम वाला स्रा। साथ में यहाँ पर द्विगुण जो आपके हैं ड और ढा, तो इनको मिला देते हैं तो इनकी संख्या को हो जाती है 39 हो जाती है। ठीक है ना। और अगला है यहाँ पर भेद पूछे, तो देखो यहाँ पर भेद होते हैं स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और आपके ऊस व्यंजन होते हैं। तो इस डायग्राम को इसी प्रकार से यहाँ पर कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले पॉइंट में आते हैं, वर्णमाला के कुल 52 वर्ण जो कि आपके थे, उन्हीं को यहाँ पर थोड़ा सा और यहाँ पर अच्छे से पढ़ने का प्रयास करते हैं।
देखिए, स्वर को हम लोग बोलते हैं संस्कृत में अच बोलते हैं, और यहाँ पर व्यंजन को हल बोलते हैं। स्वर की बात करते हैं तो देखिए, स्वर आपके जो होते हैं वो 3 प्रकार से होते हैं। एक होता है ह्रस्व या लघु स्वर, है ना, जिनकी संख्या 4 होती है, जो कि छोटा, छोटी, छोटा ऊ और आपका ऋषि होते हैं, इनको मूल स्वर भी कहते हैं। यहाँ पर दूसरा होता है दीर्घ स्वर, जिनको गुरु कहते हैं, या संधि स्वर। क्यों? क्योंकि जो संधियाँ बनती हैं वो छोटा आ प्लस छोटा या छोटी बड़ा ऊ, है ना, इसे मिलाते हैं। इस कारण से अगर पूछे संधि स्वर किसे कहा जाता है, तो आपके दीर्घ स्वर को संधि स्वर कहा जाता है, जिनकी संख्या 7 होती है, जो कि इस प्रकार से आपको दिया गया है। छोटा, है ना, इस प्रकार से यहाँ पर दिया है बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए ऐ ओ औ, है ना। इनमें से मूल दीर्घ स्वर आपके कौन हैं? तो आपके मूल दीर्घ स्वर आपके होते हैं 3 होते हैं। मतलब जैसे कि आपका छोटा प्लस छोटा मिलाएंगे तभी तो आपका क्या बनेगा, यहाँ पर बड़ा बनेगा, है ना। छोटी प्लस छोटी मिलाएंगे तो बड़ी बनेगा, और छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर बड़ा ऊ बनेगा। लेकिन ए ऐ ओ का निर्माण जो होता है वो 2 आपके स्वरों से मिलकर बनता है, इसलिए यहाँ पर 4 जो आपके हैं कौन, ए ऐ ओ औ, इन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वर्णमाला में 4 आपके व्यंजन जो होते हैं संयुक्त होते हैं, और 4 आपके स्वर भी होते हैं जो आपके संयुक्त होते हैं। तो कुल वर्णमाला में 8 जो होते हैं वो संयुक्त होते हैं। क्लियर हुआ? तो ये पॉइंट भी यहाँ पर नोट करना है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर देखिए, ये पॉइंट आपने पढ़ा। दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं जो आपके व्यंजन है, तो व्यंजन को हल कहते हैं, तो आपका स्पर्श व्यंजन, है ना। स्पर्श व्यंजन को अभी हमने बताया था वर्गीय व्यंजन कहते हैं, और इसे हम लोग उदित व्यंजन भी कहते हैं। दिन की संख्या 25 हो गई। अंतःस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? तो य, र, ला, व होते हैं, जिनकी संख्या 4 होती है। उस व्यंजन की बात करते हैं, उस व्यंजन की संख्या 4 होती है, सा और आपके हा होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरी तरीके से वर्णमाला आपने पढ़ लिया। लेकिन वर्णमाला के अंतर्गत कुछ पॉइंट और भी आपके होते हैं, जिनको इस प्रकार से और भी पढ़ना है। देखिए, यहाँ पर स्पर्श व्यंजन को वर्गीय या उदित व्यंजन कहते हैं, का से लेके पा तक आपके होते हैं, है ना। ये इस प्रकार से दिए हैं, जो कि हमने पहले ही बता दिया था, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और आपका ओष्ठ, ठीक है ना। अब यहाँ पर एग्जाम में जो पूछा जाता है वो ये पूछे जाते हैं, ये जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए, जो रा है, रा को हम प्रकंपित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहते हैं, ठीक है ना। क्लियर है ना। जो ला है, ला को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ला को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। और यहाँ पर जो आपका दिया गया है कौन सा भाई? तो आपका जो या है और आपका वा है, इसे हम लोग अर्धस्वर कहते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिए, या और वा को अर्धस्वर, रा को प्रकंपित या लुंठित, और यहाँ पर आपके ला को बोलते हैं पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। क्लियर है। अगला है, यहाँ पर देख सकते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन को हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, जिनकी संख्या 4 होती है। अब देखिए, ये जो सा होता है, सा, ये तालव्य में रखा जाता है, और भी अच्छी तरीके से भी देखने को मिलेगा भी। यहाँ पर जो ये वाला सा होता है इसे मूर्ध में रखते हैं, और जो ये वाला सा होता है इसे दंत में रखते हैं, और हा को रखते हैं कंठ में रखते हैं। अर्थात वर्णमाला में जो आपका कंठ वर्ण होता है ना, कंठ वर्ण होते हैं, तो का, खा, गा होता है, उसमें हा का भी स्थान आपका आता है, ठीक है ना। ता, था, दा, आप लोग दांत वाले में होते हैं, तो दांत वाले में यहाँ पर सा को रखते हैं। टा वाले वर्ण में आपको सा को रखते हैं, और जो तालु वाला है, चाचा जाव है, उसको हम लोग सा में भी रखते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये पॉइंट आपके सामने दिए गए हैं, ठीक है। क्लियर है। पंचमाक्षर ये आपके नासिक हो गए। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखिए, आपका दिया गया है आपका वर्ग, और दिया गया अल्प प्राण और महाप्राण। देखिएगा, अल्प प्राण क्या होते हैं? किसी भी वर्ग के पहला, तीसरा और 5वां, अर्थात जो विषम आपके स्थान होते हैं, जैसे का हो गया, गा हो गया और आपका अंगा हो गया, है ना। तो इनको हम लोग अल्प प्राण कहते हैं। और महाप्राण क्या होते हैं? दूसरा और चौथा स्थान वाले महाप्राण होते हैं। जैसे वर्ग में जो आपका दूसरा आपका बन गया और चौथा, अर्थात ये सम वाला स्थान महाप्राण होता है, और विषम वाला स्थान अल्प प्राण होता है, ठीक है। क्लियर है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग नोट कर लेना है। लेकिन क्या होता है, अल्प प्राण में आपसे पूछा जाता है जो आपके अंतःस्थ व्यंजन है वो किस में होते हैं? तो आ से अंतःस्थ, और आ से क्या हो जाएगा? अल्प प्राण। और यहाँ पर जो आपके महाप्राण होते हैं वो आपके ऊष्म होते हैं। इनको बोलने में क्या होती है? ज़्यादा ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इनको हम लोग ऊष्म व्यंजन कहा जाता है, जिनकी संख्या यहाँ पर 4 है। अर्थात ये जो आपके अंतःस्थ व्यंजन होते हैं इनको अल्पप्राण के अंतर्गत रखते हैं, और यहाँ पर महाप्राण के अंतर्गत आपके ऊष्म व्यंजन को रखते हैं। तो ये अल्पप्राण और महाप्राण आपको कंप्लीट हुए होंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट दिया है यहाँ पर अघोष और सघोष। तो देखिए, अघोष और सघोष क्या होते हैं? किसी भी वर्ग में पहला और दूसरा वर्ण क्रम से, देखो, पहला और दूसरा जो होते हैं अघोष होते हैं,
और तीसरा चौथा पांचवा अंतिम के जो तीन होते हैं, तीसरा चौथा पांचवा, इनको सघोष या घोष के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं क वर्ग में पहला और दूसरा आपको दिए ही गए हैं, है ना, और सघोष और अघोष में ये आपको दिए गए हैं। कभी कभी एग्जाम में थोड़ा सा और अच्छा पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है आपसे यहाँ पर जो आपके अघोष इनकी वर्ण कितने, उनकी संख्या कितनी होती है, अघोष की संख्या कितनी होती है। तो आप जोड़ सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, है ना, मतलब आपके अघोष वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 13 हो गई। इसी प्रकार से अल्पप्राण महाप्राण को भी आप निकाल सकते हैं और कॉपी में एक नया पॉइंट और भी जोड़ सकते हैं। अब इसके बाद देख सकते हैं सघोष की संख्या पूछे तो आप इनको पूरा टोटल आप जोड़ लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए जो आपके स्वर होते हैं, क्या यहाँ पर जो स्वर होते हैं और साथ साथ में जो अंतःस्थ व्यंजन होते हैं और साथ में क्या होते हैं, यहाँ पर जो आपका हा होता है, ठीक है, तो ये जितना भी होता है किस में होते हैं, तो आपके सघोष में होता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और इसी प्रकार से इसको डिजाइन करिए। और यहाँ पर आते हैं अगले पॉइंट में। देखो यहाँ पर हमने बताया था कंठ, कंठ और जीवा के निचले भाग के स्पर्श के क्या होते हैं, कंठ होते हैं। तो आपका छोटा बड़ा का वर्ग और विसर्ग इसमें आते हैं, अर्थात कंठ वर्ण में छोटा बड़ा का वर्ग आता है और विसर्ग भी आता है। तालु में तालु और जीवा के स्पर्श से उच्चरित होते हैं छोटी बड़ी चा वर्ग और आपका या और सा, अर्थात याद रखिए तालब में सा भी होता है और ये भी या भी होता है, सा भी होता है, छोटी बड़ी चा वर्ग भी होता है, ठीक है। मूर्धन में क्या होते हैं, तो आपका देखो टा वर्ग तो होता है लेकिन ऋषि भी होता है, रा होता है और ये सा भी होता है। तो इसको भी इसी प्रकार से नोट करिए क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जीव के देखो आपकी जीभ होती है, अब जीभ के हिसाब से आपके 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं जीभ के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, 3 भागों में बांट लेते हैं। तो जीभ के कुछ आपके अगले भाग से जो मतलब दबी हुई आवाज़ निकलती है, पतली आवाज़, उनको हम लोग यहाँ पर अग्रस्वर कहते हैं, जिनकी संख्या 4 होती है। अग्र भाग से निकलते हैं कौन, छोटी बड़ी ए है ना, इनमें से आपके 4 वर्ण होते हैं। और आपके यहाँ पर मध्य स्वर से निकलता है आपका आ, अर्थात मध्य भाग से सिर्फ एक ही वर्ण होता है। और पश्च भाग से आपके बड़ा छोटा ऊ बड़ा ऊ ओ अर्थात 5 वर्ण होते हैं। तो याद रखिए जीभ के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण किया जाए तो जीभ के मुख्यतः 3 भागों में विभाजित करते हैं। अगर मुखाकृति के आधार पर यहाँ पर अगर स्वरों का वर्गीकरण किया जाए तो आपके 4 प्रकार से होते हैं। देखिए समृत स्वर, अर्ध समृत, विव्रत, है ना, और आपके यहाँ पर है अर्ध विव्रत। मतलब ये होते क्या है, तो देखिएगा कि इसके उच्चारण में कम मुख खुलता है, इनके उच्चारण में कम मुख खुलता है, जैसे ई, है ना, क्या बोलते हैं ई ऊ। तो इसमें क्या हो रहा है, जो मुख है वो कम खुलता है, तो इनको बोलते हैं समृत। इनकी संख्या 4 आपको दी गई है। अर्ध समृत में देख सकते हैं इनके उच्चारण में समृत से थोड़ा अधिक मुंह खुलता है ना, इससे ज़्यादा ही खुलेगा ना, तो ए ओ ये आपके अर्धसमृत हो जाएंगे। विव्रत में यहाँ पर देख सकते हैं बड़ा आ होता है था, इसको उच्चारण मुख सबसे अधिक खुलता है, किसमें, विव्रत में सबसे अधिक मुंह खुलता है। और अर्ध विव्रत में क्या होता है, ए मतलब आ ए ओ औ विव्रत से कम और अर्ध समृत से थोड़ा अधिक मुंह खुलता है। तो ये एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब कॉपी में इसको नोट करोगे तो नोट करते ही करते इसे एक बार देख लेना और रट जाएगा, ठीक है। अगला है ओष्ठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो देखिए ओष्ठ के आधार पर 2 प्रकार से होते हैं, एक वृत्तमुखी एक आवृत्तमुखी, अर्थात जो मुंह के ओठ होते हैं वो गोलाकार बन जाते हैं, उन्हें वृत्तमुखी बोलते हैं। जब आप लोग क्या करते हैं कि वो जो बोलते हैं और गोलाकार अगर मुंह का जो ओठ है ना बन पाए, उन्हें आवृत्तमुखी या अर्धमुखी कहते हैं। देखो वृत्त में जब आप लोग बोलते हैं ऊ, है ना, ऊ बोलते हैं ओ बोलते हैं, तो दोनों ओठ क्या हो रहे हैं, गोलाई ले रहे हैं, गोला हो रहे हैं ना, तो ये वृत्तमुखी हो जाएगा, ठीक है। इनकी संख्या क्या होगी, 4 हो जाएगी। आवृतमुखी अर्थात अर्धवृतमुखी जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओष्ठ गोलाकार नहीं होते हैं, ये आवृतमुखी होते हैं। इनकी संख्या 6 होती है, जो कि आपके सामने छोटा बड़ा छोटी बड़ी ए ओ, है ना, इनकी संख्या 6 होती है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है। देखो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ रहा है कि दंत अर्थात स्वरों का उच्चारण दंत से नहीं होता है। कौन कौन से, देखो यहाँ पर देखो ओष्ठ, ओष्ठ आपका छोटा ऊ बड़ा ऊ। देखिए कंठ तालव्य भी पूछेगा कि इनमें से ए और ए जो हैं, क्या ए और ए है, क्या है, तो आपके कंठ तालव्य हैं, क्योंकि यहाँ पर ये कंठ से आता है और ये तालु से आता है। इनका निर्माण मतलब इसका जो निर्माण होता है वो किससे होता है, कंठ से और आपके तालु से, इसलिए इसे कंठ तालव्य कहा जाता है। इसी प्रकार से ओ का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, यहाँ पर का वर्ग से होता है और आपके पा वर्ग से
यहाँ पर ऊ को बोलेंगे जो कि आपके ओष्ठ से हो जाएगा ना, ओष्ठ से। तो यहाँ पर देख सकते हैं कंठोस्थ हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है ना। और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके जो अंक है ये आपका नासिक होता है, अर्थात इसका भी यहाँ पर एक प्रकार से स्क्रीनशॉट लीजिए। और इसी प्रकार से एग्जाम में पूछा जाएगा कि कंठतालव्य कौन है, तो कंठतालव्य आपका ए अय हो जाएंगे। कंठोस्थ किसे कहते हैं, तो आपका ओ और ओ हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है ओष्ठ के आधार पर। तो देखो अभी व्रतमुखी आवृतमुखी हमने आपको बता ही दिया था, जिनको आपने पढ़ लिया है। और इस प्रकार से यहाँ पर देखा जाए इस टॉपिक में एक पॉइंट आपसे मिलेगा कि यहाँ पर द्वितीय व्यंजन किसे कहते हैं, क्या बोलते हैं, द्वितीय व्यंजन किसे कहते हैं। तो देखिएगा जैसे आपका दिल्ली होता है ना, दिल्ली होता है, जैसे आपका बच्चा होता है ना, क्या होता है, बच्चा होता है, कुत्ता होता है, मतलब जब एक ही वर्ण का क्या हो जाएगा, दो बार यूज हो जाए, जिसे द्वितीय कहते हैं, अर्थात एक वर्ण का दो बार द्वित्व हो जाना, यहाँ पर क्या होता है, द्वितीय व्यंजन होता है। तो ये भी पॉइंट आपको हमेशा के लिए अब याद हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर आप इसको डिजाइन जिस प्रकार से हमने करके यहाँ पर पढ़ा दिया है उसी प्रकार से अगर आप अपनी कॉपी में यहाँ पर नोट कर लेते हैं तो उम्मीद है कि आपकी वर्णमाला इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा। और कहीं भी पढ़िएगा, किसी भी जगह पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो आज आप लोग कॉपी में इसी प्रकार बनाएंगे और इसी प्रकार से इसको पढ़ेंगे भी, ठीक है। और हमने आपको बता दिया है कि रात 8:30 बजे हमारे इस चैनल देव जीके ट्रिक चैनल पर यहाँ पर हिंदी का फुल टेस्ट होता है, ठीक है। तो यूट्यूब में ही आप फ्री टेस्ट आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। साथ में प्लेलिस्ट के माध्यम से हिंदी साहित्य के वीडियो आपको क्रम से मिल जाएंगे और इसके पहले भी कुछ वीडियो हमने दिया था, उनको भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।